आज हम बात करते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में भाग 1 और भाग 2, अर्थात भाग 1 में आपको स्वरों के बारे में बता दिया गया था और भाग 2 में कुछ व्यंजन का मतलब है उष्म व्यंजन तक आपको बता दिया गया था। उष्म व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला और वा। यहां तक आपको बता दिया गया था कि ये जो उष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि उष्म व्यंजन का मतलब होता है कि ये होते अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तक आपको बता दिया गया था, क्योंकि जब हम या, रा, ला, वा को बोलते हैं तो हमारा जो पेट होता है, जब हम इनको बोलते हैं तो पेट अंदर की तरफ खिंचता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अंतस्थ व्यंजन। वो भी कितने होते हैं? तो इनकी जो संख्या होती है, जो इनकी नंबर होती है, वो केवल और केवल 4 होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये आपको याद रखना है कि या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में बात आती है कि ये आपको बता दिया गया था या और वा जो है उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर, ये जो 2 लेटर है उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। ये पूछ दिया जाएगा अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर किन किन वर्णों को कहा जाता है? तो या और वा जो वर्ण है वो अंतस्थ व्यंजन भी है और अर्ध स्वर भी है। उसके बाद में बात आती है कि रा बचा, क्योंकि इन दोनों के 2 नाम हो गए। अब रा बचा है तो रा को बोलते हैं लुंठित। जो रा है उसे लुंठित बोला जाता है। जैसे लुंठित का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारी जिह्वा पीछे की तरफ जाके और दोनों जबड़ों के बीच में फंस के फिर झटके के साथ में आगे आती है तो उसे लुंठित कहा जाता है। जैसे रा, जैसे हम बोलते हैं करता, जब हम बोलते हैं तो जीभ पीछे की तरफ जाती है तो इसे लुंठित व्यंजन। उसके बाद में जो ला है, ला को कहा जाता है पार्श्विक। जो ला है उसे पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक का मतलब होता है ढकना, पार्श्व मीन्स होता है ढकना, क्योंकि जो ये ला है वो ली, बड़ी ली, छोटी ली और बड़ी ली का अस्तित्व इसने वर्णमाला से समाप्त कर दिया। यानी कि जो ला थी उसने कहा कि हम इन दोनों का काम स्वयं चला देंगे, तो इसीलिए, और पार्श्व मीन्स होता है ढकना, क्योंकि इस ला ने किसको ढक दिया? रा, छोटी रा और बड़ी रा को ढक दिया। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई थी। तो अर्थात अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, उसमें से या और वा जो होता है वो अर्ध स्वर होता है, उन्हें कहा जाता है। जो रा है उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है, जो ला है उसे पार्श्विक कहा जाता है। अब बात पूछी जाती है कि लुंठित और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं या कौन सा होता है? तो रा जो है वो लुंठित और अंतस्थ व्यंजन है। पार्श्विक में अगर पूछ लिया जाएगा या अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया जाएगा तो ला आपको बताना है। तो यहां तक आपको इसके पहले बता दिया गया था, यानी कि भाग 2 में। अब इसके आगे की चर्चा आज होती है। बात आती है अंतस्थ, और अंतस्थ के बाद में नंबर आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये बात समझ लेना फिर से। ऊष्म व्यंजन इसी को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। और वो भी कौन कौन से होते हैं? शा होता है, शा होता है और शा होता है और हा। तो यहां तक बात क्लियर हो? कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। शा, 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 हा। और इनका जो सीक्वेंस आपको याद रखना है वो इस प्रकार से ना लिखकर, ये तो मैंने लिख दिया, इस प्रकार से आपको सीक्वेंस नहीं, जिस हिसाब से वर्णमाला में दिया गया है उस हिसाब से हमको याद रखना है सदैव। पहले ये शा बनेगी, फिर ये शा बनेगी, फिर ये शा बनेगी, फिर हा। ठीक है, ये आपको वर्ण याद रखने, इस हिसाब से आपको याद रखना है, ना कि ऊपर वाले। अब बात समझ गए होंगे ऊष्म या व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, क्योंकि जब हम शा, 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 हा को बोलते हैं तो आप अपने, जब ये आप लेटर बोलते हो तो अपने मुख के आगे हाथ आप लगाइएगा तो कुछ ऊष्मा निकलती है, यानी कि अंदर की ऊष्मा कुछ बाहर की तरफ निकलती है, तो इसीलिए इसे
ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी का मतलब होता है संघर्ष करके। आपने देखा होगा कि जो कुकर होता है, कुकर में जो सीटी लगी हुई होती है वो सा की आवाज निकालती है, क्योंकि उसकी जो स्वर तंत्री होती है ऊपर काफी पतली होने के कारण उससे सा की आवाज निकलती है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। तो बात समझ गए, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? तो सा, शा, शा, हा, वो भी कितने होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म का मतलब होता है कि जब हम कोई भी वर्ड कोई भी लेटर को बोलते हैं तो हमारे शरीर के मुंह के द्वारा ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती। आपको हमको और आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये जो सा, शा, शा, हा जब हम बोलते हैं तो अंदर से ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी। संघर्ष का मतलब होता है लड़ झगड़ के, धक्का मुक्की करके बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, 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 हा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? संयुक्त। और संयुक्त का मतलब होता है बच्चा जुड़ना। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, ये बात पता हो गई। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 4। छत्र, ज्ञान और श्रा। अब जब हम छा जो बनाते हैं तो ये आधा का, बात समझते रहना है कायदे से, यानी कि संयुक्त का मतलब होता है जुड़ के। जब 2 लेटर आपस में मिलते हैं तो ये व्यंजन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? छत्र, ज्ञ, त्रा। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये जो 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाएगी कितनी होती है, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और त्रा होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब छा जो बनता है वो 2 लेटर के द्वारा बनता है। का और सा जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? छा बनता है। और उसके बाद में त्रा पूछा जाएगा तो आदिता, और रा जब मिल जाता है तो बनता है आपका त्रा। ऐसे ही ज्ञ, ज्ञ जो बना है पहले बनता है जा, आदि जा। ठीक है, जब हम इसको मिटा देंगे तो क्या बन जाता है? ज्ञ बन जाता है। उसके बाद में जब हम इसे ऐसे कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इया बन जाता है। तो बात समझ गए हो? ज्ञ अगर पूछा जाए तो आदि जा और इया से मिलकर बना होता है ज्ञ। उसके बाद में श्रा जो बना होता है आदि सा और रा से मिलकर बना हुआ होता है शा, और रा से मिलकर बना हुआ होता है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तब संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? छत्र, ज्ञ और श्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। छा जो है वो आधा का और सा से मिलकर बना हुआ है। जो त्रा है वो आधा ता और रा से मिलकर बना हुआ। जो ज्ञ है आधा जा और इया से मिलकर बना हुआ है। जो श्रा है वो शा और रा से मिलकर बना हुआ। अब ये हलंत जब लग जाता है तो इसे आधा वर्ड बोल दिया जाता है। इसकी चर्चा आपको बताया जाएगा आगे, जब हम आपको हल के बारे में बताएंगे वहां पर आपको ये क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक आपको याद रखना है किसी भी अगर वर्ड के किसी भी लेटर के नीचे अगर डैश लगा दिया जाता है या इस प्रकार का जो चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो आधा वर्ड कहलाता है। ऐसे ही छा आधा का और सा मिलकर छा का निर्माण होता है, त्रा का निर्माण आधा ता और रा का होता है, ज्ञ का होता है जा और इया मिलकर करते हैं, श्रा का करते हैं सा और रा मिलकर करते हैं। अर्थात संयुक्त व्यंजन पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4 होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात आगे चलते हैं। आपको याद रखना है इसके बाद में उपक्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन किन्हें कहते हैं। उपक्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन किन्हें कहते हैं। द्विगुणित का मतलब होता है कि जो 2 होते हैं वो दोनों एक जैसे दिखने में लगते हैं या एक समान होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त
या द्विगुणित व्यंजन द्विगुणित व्यंजन, या ये दो होते हैं डा और ढा। ये जो है इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2। अगर पूछ दिया जाएगा उच्छित या द्विगुणित व्यंजन किन्हें कहते हैं तो डा और ढा, ठीक है, क्योंकि ये ध्वनि के भी आधार पर होते हैं और रचना के द्विगुणित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन और सेम भी दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए रचना और ध्वनि के आधार पर इन्हें उच्छित या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। डा और ढा इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है, आपको बताया जाएगा सारे लेटर्स आपके हो गए हैं, इसमें से अब आपको पूरा सीक्वेंस में एक तरफ से बता दिया जाएगा कौन से लेटर कितने हैं और किनकी संख्या। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हमको बताना है 11। अब पूछ दिया जाएगा जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा 3। या तो मूल स्वर होगा, या तो दीर्घ स्वर होगा, या संयुक्त स्वर होगा। अब हम टोटल कुल वर्ण ज्ञात कर लेते हैं और इसको आपको बिल्कुल नोट भी कर लेना, अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाओ, चाहे ये मेरा वीडियो पड़ा रहेगा, इसको आप कभी भी देख सकते हैं पुनः दोबारा, ठीक है। अब हम जो भी वर्णमाला था, वर्णमाला में अभी तक जो भी चर्चा की गई है उसमें स्वर और व्यंजन जो भी पार्ट डिवाइडेशन है उसको सब एक तरफ से आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले बताया गया था स्वर के बारे में, यानी कि हमको आप पता हो गया कुल वर्ण, वर्णमाला में कुल वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया गया था मूल स्वर या ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है। इसके ये जो तीनों लिखे गए, तीनों का नाम एक ही, चाहे आप मूल स्वर बोलो, चाहे ह्रस्व स्वर बोलो, चाहे लघु स्वर बोलो, इसमें से कुछ भी बोल दिया जाए तो आप समझ जाना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती थी कि दीर्घ स्वर, उसके बाद में आपको बताया गया था संयुक्त स्वर, ये बात पता हो गई यहां तक। अब लघु स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की जो संख्या थी वो कितनी बताई गई थी? 4। और जो दीर्घ स्वर थे उनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 3। उसके बाद में जो संयुक्त स्वर थे उनकी संख्या कितनी थी? 4। यहां तक क्लियर हुआ। अब इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 11। और आपको स्वर कितने बताए गए थे? 11। तो यह बात क्लियर हो गई यहां तक, स्वर कितने हो गए? 11। अब उसके बाद में बात आगे आती है, तो सबसे पहले आपको बताया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कुल स्वर, लिख देते हैं हम कुल स्वर अगर पूछा जाएगा तो 11 कौन कौन से हो गए ये आपको लिख देना। उसके बाद में तो स्वरों की चर्चा हो गई, स्वर हो गया इधर, ठीक है, ये आपको याद रखना है स्वर को मिला के, ठीक है। उसके बाद में अब व्यंजन की सबसे पहले आया था स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, एक ही नाम है। उसके बाद में दूसरा, जब स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की बात हो गई थी, उसके बाद में बात आई थी अंतस्थ व्यंजन, आज फिर से बताया था 11 अलावा। उसके बाद में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उसके बाद में बात आती है, यहां तक क्लियर हो गया, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। उसके बाद में बात आती है संयुक्त व्यंजन, अभी बताया गया छत्र ज्ञा और श्रा, संयुक्त व्यंजन
उसके बाद में बात आती है आगे, संयुक्त के बाद में आगे बात आती है, आपको बताया गया है उपक्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद में बात आती है, यहां तक हो गया था। उसके बाद में अब टोटल या कुल वर्ण। अब देख लीजिए, इनकी संख्या आपको बता दिया गया था, जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है उनकी संख्या 25, याद होगा आपको। उसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन है वो है या, रा, ला, वा, उनकी जो संख्या है वो है 4। उसके बाद में जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है सा, 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 हा, उनकी भी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद में बात आती है जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो भी होती है 4। उसके बाद में द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो होते हैं 2, डा और ढा, अर्थात 2 होते हैं। तो बात, अब इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ये 25 ये हो गए, 25 4 29, और 29 4 कितना होगा? ऐड करिएगा, 29 4 आपका हो जाएगा 33, 33 और 4 हो जाएगा 37, और 37 तो कितना हो जाएगा? 39। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। यानी कि ये तो स्वरों की चर्चा थी, ये तो व्यंजन की थी, लेकिन अब 11 और 39 आप ऐड करोगे, ये तो व्यंजन हो गए आपके। जब 11 और 39 आप ऐड करोगे कितना आता है? 50। अभी आपके 2 लेटर छूट रहे हैं, वो छूट कौन से रहे हैं? याद रखना है, अयोग वाह, अयोग वाह। मैंने बताया था जो आ के योग से बने हैं वाह, वो भी कौन कौन से वर्ण थे? आ अंग था और आह था। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2, अर्थात इसमें अयोग वाह जो 50 है, इसमें 2 अयोग वाह अगर जोड़ दिए जाते हैं तब टोटल जो वर्ण हो जाते हैं उनकी संख्या होती है 52। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अर्थात पूछा जाएगा कि वर्णमाला में कितने कुल मिलाकर कितने लेटर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 52 कुल मिलाकर होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है, पूछ देगा, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की वर्णमाला में कितनी संख्या होती है, तो 4 बताना है। या ऐसे भी दे सकते हैं, निम्न में से कौन सा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे, छोटा आ, का, बड़ा आ और बड़ा ऊ। तो आपको पूछ दिया है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर निम्न में से कौन है, तो आपको टिक इस पे करना है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद दीर्घ में बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ये 3 होते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और अ होता है। टोटल 11 होते हैं। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मूल स्वरों मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजन कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। मूल व्यंजन पूछ दिया जाएगा वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन सबसे पहली बात है कि जहां से व्यंजनों की उत्पत्ति हुई और व्यंजन बिना किसी मूल स्वर की सहायता से नहीं बन सकता है या नहीं बनता है। ठीक है। इसीलिए जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में वायु और अंग दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि जो स्वर होते हैं उनमें केवल और केवल वायु की आवश्यकता होती है। अब मूल व्यंजन आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे? मूल व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्शी या जो वर्गीय व्यंजन होते हैं ये मूल व्यंजन है। और उसके बाद में मूल मतलब होता है जड़। उसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी मूल में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में जो ऊष्म है या संघर्षी है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25,
अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, अर्थात 25, 4, 29, 29, 4, 33। अगर आपसे पूछ दिया है, परीक्षाओं में पूछ दिया जाए कि कुल मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो सदैव और सदैव आपको 33 बतानी है। ठीक है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन को क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन है 2 लेटर से मिलकर बना है, का और सा, जबकि आपको पता होना चाहिए का को यहाँ पे काउंट कर लिया गया है। का यानी कि का आपको पता होना चाहिए जो स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन होता है उसमें का है, का को यहाँ पे काउंट कर लिया गया, इसीलिए यहाँ से ये गायब हो गया। उसके बाद में जो सा है जो उसमें संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन में आपको तीनों सा बताई गई और हा बताई गई। तो यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। तो धन्यवाद क्लास, थैंक यू, मिलते हैं कल।